हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे तरीके से ही अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। काफी टाइम से इस एग्जाम को लेकर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन इतनी सारी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई डेट नहीं है और काफी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहूंगी कि देखिए, आपके कंट्रोल में सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम डेफिनेटली होगा, आपको सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना है। तो आप इसी चीज पे फोकस कीजिए कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस इस समय अवेलेबल हैं, लेकिन आपको फोकस रहना है अपने टारगेट पर कि कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। और यहाँ पर छोटी सी हेल्प मैं आपकी करने वाली हूँ। आज से एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है और पीवाईक्यूज के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि पीवाईक्यूज के लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी, तो वो भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का तरीका हमारा वही रहेगा जैसे हम आज तक करते आए हैं कि सबसे पहले तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमने ये देखना है कि कौन से कंसेप्ट से वो क्वेश्चन आया है। हम कंसेप्ट को भी साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि डेली कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे कि आप कुछ ना कुछ पोर्शन डेली मेरे साथ भी रिवाइज कर रहे हैं और आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है या किस टॉपिक में आपको स्टिल डाउट है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लोग इस समय अपना फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट ना करें, इधर उधर की न्यूज सुनकर अपने एग्जाम पर ही फोकस करें। डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा और ऐसा ना हो कि डिस्ट्रैक्शंस में फंसकर रह गए, प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दिया और जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो वहां पर आपसे कुछ ना कुछ कमी और आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेक श्योर कि आप परफॉर्मेंस पे अपना ध्यान दें। एग्जाम आपको टारगेट करना है कि आप एग्जाम क्लियर करें, तो उसी चीज पर ध्यान आपका होना चाहिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और आज की सीरीज में जब ये वीडियो कंप्लीट होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने मार्क्स आपने आज के लेक्चर में स्कोर किए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, ओनली सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स विच अफेक्ट द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, सबने ये पढ़े हैं, है ना। क्लास 11th में आप सभी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। शुरू के चैप्टर्स हमारे ये हुआ करते थे जब हम अकाउंट्स की बुक नई नई खोलते थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स या फिर मैं कहूं ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो हमें ये बताती है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ना। कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जो हमें बताएंगी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आप पढ़ते थे गैप, ये टर्म सबने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। इस गैप को एक स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट किया जाता था जिसके बेस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स, देखो सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दे रखा है कि सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास जो बिजनेस है और जो उसके ओनर्स हैं, ये दोनों दो डिफरेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये सेपरेट एंटिटीज हैं जिनमें कभी भी कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम मिक्स नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही कंसिडर किए जाएंगे। बिजनेस अलग है और बिजनेस को चलाने वाला बिजनेस पर्सन एक डिफरेंट है। ठीक है, सेकंड आता है एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है
तो उसे रिकॉर्ड आप तभी करेंगे जब वो अकर हो रही है ना। ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्ड इन द टाइम पीरियड इन विच दे अकर, जब कोई ट्रांजेक्शन अकर होगी तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी कस्टमर को 5000 का सामान बेचा ऑन क्रेडिट, उधार में आपने सामान बेचा, ये सामान आपने बेच दिया उधार पर, आपके पास से गुड्स चले गए और आपके यहां पर क्रिएट हो गए आपके डेटर, है ना। तो इसकी ट्रांजेक्शन आप उसी टाइम रिकॉर्ड कर देंगे, भले ही यहां पर आपको 5000 रुपए अभी नहीं मिले हैं। दिस इज योर एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। अच्छा, मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है मटीरियल यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पर यही हमसे पूछा था कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ये किस प्रिंसिपल के तहत हम रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज योर मटीरियलिटी प्रिंसिपल, है ना। जैसे कि अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, सपोज टाटा कंपनी है ना। अब टाटा कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है और मान लो यहाँ पर 100 रुपीज का झोल हमें दिख रहा है कि भाई ये 100 रुपए की कमी हो रही है, कहाँ गए ये 100 रुपए। या फिर मैं कहूँ स्टेशनरी में से मेरा कैलकुलेटर गायब है, कहाँ गया ये कैलकुलेटर। तो क्या ये मेरे लिए एक मटेरियल फैक्ट है? ये मेरे लिए एक मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे मेरे बिजनेस को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यही अगर 1 लाख 1 करोड़ इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन की बात हो तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। तो जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस हम जब भी ओपन करते हैं हम ये सोचकर ही ओपन करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, दैट बिजनेस में कंटिन्यू फॉर एवर, है ना। कोई अपना बिजनेस ये सोच के स्टार्ट नहीं करता कि आज चलो उसको स्टार्ट कर लेते हैं, जब तक चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा बंद कर देंगे, कोई नहीं सोचता। सब क्या सोचते हैं कि हम अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, है ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस यहां से आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर, व्हाट इज द काइंड ऑफ एरर। भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा है एरर से। आपके पास अलग अलग एरर्स हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन जब आप किसी ट्रांजैक्शन को करना भूल जाते हैं, एरर ऑफ कमीशन जब आपने किसी ट्रांजैक्शन को गलत एंट्री कर दी, सपोज आपने 10,900 की ट्रांजैक्शन को आपने लिख दिया 19,100, ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी, है ना। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल जब आपने रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन समझकर एंट्री कर दी। कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर का क्या मतलब है? जहां पे एरर कॉम्पनसेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज बुक को देखा तो परचेज बुक आपकी ओवरकास्ट नजर आई, मतलब 8,000 रुपए सपोज कीजिए ये ज्यादा दिखाई दी। तो अब यहाँ पर 8,000 ज्यादा दिखने का क्या मतलब है कि आपने कोई एंट्री गलती से यहाँ कर दी और आपने देखा कि भाई सेल्स बुक में कम दिखाई दे रहे हैं, 8,000 रुपए कम दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ गए कि कहीं ना कहीं ये एरर जो है कॉम्पनसेट कर गया है, हमने कोई सेल्स की एंट्री परचेज बुक में शो कर दी है। तो इस तरह की गलती और ऐसे एरर्स हो जाते हैं। इन्हीं एरर्स को ठीक करने के लिए हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो क्वेश्चन पूछा है कि सेल्स बुक का जो टोटल था वो लेजर में पोस्ट करना ही भूल गए। ये लीजिए, सेल्स हुई है और सेल्स की पोस्टिंग करना ही भूल गए। ये किस तरीके का एरर है? ये सिंपली हमारा एरर ऑफ ओमिशन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is true relating to a trial balance? भाई ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछ रहा है कि बैलेंस के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का मतलब है जहां पर आप लेजर्स का जो टोटल है, लेजर्स का जो टोटल है उसे एक सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन में
टोटल कितना अमाउंट आया, जैसे परचेज का टोटल कितना बना, सेल्स का टोटल कितना बना, तो उससे आपका डेबिट क्रेडिट इन सभी का बैलेंस आप समझ पाते हैं, है ना। तो ऑप्शंस देखिए, इफ अ ट्रायल बैलेंस टैलीज नो ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है इसका मतलब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन आपसे छूटी नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन आप भूले नहीं है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इफ अ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड। अगर ट्रांजेक्शन भूल चुके हैं इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं हुआ है। इट इज मैंडेटरी प्रिपेयर्ड टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ अ बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस का बनाना डेफिनेटली जरूरी है ताकि आप जो है अपनी बैलेंस शीट को करेक्ट कर सकें या फिर उसकी करेक्टनेस को इंश्योर कर सकें। फोर्थ ऑप्शन, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ द जनरल लेजर बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी समरी है जनरल लेजर की जिसमें जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनकी जो लेजर का बैलेंसेस है पर्टिकुलर डेट पर, उसकी समरी आप ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़ के जो सही एकदम आपको डेफिनेशन बता रहा है ट्रायल बैलेंस की, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, अ फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे हर साल जो फर्म है वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है अकॉर्डिंग टू WDV मेथड, है ना। अब कहा द बुक वैल्यू ऑफ द सेम वाज 81,000 ऑन 31 मार्च 2023। अगर उसकी जो बुक वैल्यू है आज की डेट में वो है 81,000 आज के डेट में इसकी जो वैल्यू बची है वो 81,000 बची है। तो पूछा है बताइए ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इसकी जब इसे 1 अप्रैल 2021 में परचेज किया गया था। अब 1 अप्रैल 2021 में परचेज किया गया तो इसका मतलब हमने इसे 2 साल यूज करा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 2021 के 31 मार्च 2022 तक 1 साल हुआ, फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक दूसरा साल, 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगा है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहे हैं, अब करेंटली इसकी वैल्यू 81,000 है। अब इसे करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप यूनिटरी मेथड कर सकते हो कि ये 81,000 आपका 90% वैल्यू है, क्योंकि 10% तो डेप्रिसिएशन चला गया, तो 81,000 आपका 90% वैल्यू है। तो इसका मतलब आपका जो 10% वैल्यू है, या फिर मैं कहूं अगर मुझे 100% वैल्यू निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 81,090 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका 90,000। ठीक है, यानी कि जब एंड में मशीनरी की वैल्यू 81,000 बची है, यानी कि शुरुआत के दिन 1 तारीख को इसकी वैल्यू 90,000 रही होगी, ऐसे ही मैं इसका प्रीवियस वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो 90,000 अपॉन 90 इंटू 100। ठीक है, अगेन 1 तारीख को ये सिर्फ 90% वैल्यू है क्योंकि 10% वैल्यू तो डेप्रिसिएशन कट चुका है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। तो यहां से मुझे अपना आंसर मिल गया 1 लाख। एक और तरीका था, बाय ऑप्शन आप कर सकते थे। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहा है तो 81,000 तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि वो तो उसकी करंट ईयर की वैल्यू है ना। 90,000 भी नहीं होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहा है 2 साल लगाना है कम से कम। तो अगर आप सीधा सीधा देखें तो 1 लाख से अगर आप करेंगे 10% लेस कर दीजिए, 10,000 कितना आ जाएगा, ये 90,000। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके पास, 90,000 के बाद माइनस करेंगे अगेन 10% तो कितना आएगा, 9,000। करेंट वैल्यू 81,000। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, total purchase 30,000, and it was found that opening stock inadvertently included postage stamp rupees 1,500. Find the cost of the goods sold. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, परचेज भी दे रखा है कि कितनी परचेज हमने करी है। बाद में ये पता चला कि परचेज में से, ओपनिंग स्टॉक में से जो 1,500 था वो पोस्टेज स्टैम्प इंक्लूड हो गया था। तो भाई ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें निकालना है, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, है ना। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस,
ओपनिंग स्टॉक कितना है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, परचेज 30,000। यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इन्होंने कहा कि 1500 जो है पोस्टेज स्टैंप है, जो कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो हटा देते हैं इसको, माइनस कर देंगे पोस्टेज स्टैंप। इसको सॉल्व करेंगे आप, 30 + 15 45,000 एंड दिस इज 6,000 1500 7,500। सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 37,500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। Next, question number 6. The word audit is derived from the Latin word audire, which means, क्या मतलब होता है इसका? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये आपके PYQs में पूछा गया। अगर आपने सॉल्व करे हैं UPPCL के PYQs, तो ऑडायर क्या है? लिसन। ठीक है, ऑडायर का मतलब क्या है? डिराइव किया गया है ये लैटिन वर्ड ऑडायर से, जिसका मतलब होता है लिसन। ऑडिट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सही तरीके से चेक करना कि उसमें कोई गलतियां तो नहीं है ना, दैट इज ऑडिटिंग। क्वेश्चन 7, विच कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक ऐसी अथॉरिटी है जिसे आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट के रिसिट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट की जो भी रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, उसे ऑडिट किया जाता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कौन सी कमिटी है जो एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो इसका जो आंसर है दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो कैग जो है इसमें से कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा? तो देखिए, कैग जो है सारी वो ड्यूटीज परफॉर्म करता है जो गवर्नमेंट के रिसिट्स और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड होती है एंड जिसमें पब्लिक अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तो दिस इज योर ड्यूटी, किसकी ड्यूटी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो ये तो ड्यूटी है कि जो ऑडिट है वो करना, जितने भी एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड के, रिपोर्ट बनाना या ऑडिट करना जो भी एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस किससे इसका पार्ट है? दिस इज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की ही यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर ये कंट्रोलर का जनरल ड्यूटी नहीं है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देन टू कंट्रोल द रिसिट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, यहां पर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? जब एक ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक करता है, अच्छे से वेरीफाई करता है, तो वो अपना ओपिनियन देता है ना। क्या देता है? अपना ओपिनियन देता है कि भाई उसका क्या कहना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास तीन तरीके की बेसिकली आप ओपिनियंस देखते हैं। एक है जैसे अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अब अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या है? या फिर इसे हम कहते हैं क्लीन रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, या फिर मैं कहूं फ्री फ्रॉम एनी मटीरियल मिस स्टेटमेंट। यानी कि भाई इसमें कोई झोल नहीं है, ये बिल्कुल सही हमारी रिपोर्ट है, ऐसा ऑडिटर का कहना है। दूसरी आती है आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन, या क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। इसमें क्या है? इसका मतलब है, क्वालिफाइड ऑडिटर ओपिनियन का मतलब है कि जब आपकी जो रिपोर्ट है उसमें ऑडिटर ने कुछ ऐसी चीजें पाई हैं जो कि आपके मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखती है। मतलब आपने कुछ तो झोल किया है, कुछ तो गड़बड़ करी है, लेकिन वो गड़बड़ी ऐसी है
जो कि परवेसिव नहीं है। परवेसिव नहीं है का मतलब जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है ना। फिर आता है आपका एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब है कि जहां पर इतनी सारी चीजें आपकी रिपोर्ट्स में दिख रही हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही हैं, जिसका परवेसिव इम्पैक्ट है, मतलब वो एक गलती पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगी, दैट इज एडवर्स ओपिनियन। फिर आता है डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन में क्या होता है, बेसिकली ये आपकी एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है। इनकम्प्लीट रिपोर्ट क्यों भाई, ऑडिटर इस पे रिपोर्ट दे ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, कि जो डेटा है वो मुझे पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं किया गया, इस वजह से मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर ठीक तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर सकता, दैट इज डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो हमसे पूछा है क्वालिफाइड रिपोर्ट का क्या मतलब है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट का सिंपल मतलब है ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन विद रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल नेचर बट नॉट परवेसिव। ठीक है, ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इम्पैक्ट करेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सेक्शन 146 ऑफ कंपनी 2013 एन ऑडिटर हैज अ राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अंडर सेक्शन 146 में एक ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है खुद से या फिर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजकर, जो कि एक क्वालिफाइड ऑडिटर है। क्वालिफाइड ऑडिटर कौन होता है, एक सीए, और जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आपका ऑडिटर होता है। तो हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर है एंड दिस इज योर पीवाईक्यू फ्रॉम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Income Tax Act, that is a certificate which an employer gives to employees. It certifies that the amount of tax deducted by the employer from the salary of the employee. आप सभी ने TDS सर्टिफिकेट्स पढ़े हैं, ठीक है, फॉर्म्स पढ़े हैं इसके, तो जैसे फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B एंड फॉर्म 16C। 16A जो 16 होता है ये होता है सैलरी के लिए, 16A है आपका अदर देन सैलरी, ठीक है, 16B होता है आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड 16C होता है आपका रेंट। टीडीएस पे मैंने डिटेल में बहुत सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स को देखें ताकि आपको क्लियर हो कि टीडीएस क्या है, कितने फॉर्म्स हैं, क्या सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा टीडीएस सर्टिफिकेट बोल रहा है, सैलरी। तो सैलरी किस में आता है, फॉर्म 16 के अंदर। ठीक है, फॉर्म 12 की बात करें तो बेसिकली जब आप जॉब चेंज करते हैं तो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, फॉर्म 15 में आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, जैसे कि आप बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट डिडक्ट मत कीजिएगा क्योंकि हमारा एग्जामिशन लिमिट से कम जो है, हम एग्जामिशन लिमिट के कम आते हैं। ठीक है ना। 26AS जो होता है, 26AS आपके बेसिकली जो भी डिटेल्स होती है आपकी टीडीएस से लेकर टीसीएस से लेकर सारी की सारी डिटेल्स आपके इस स्टेटमेंट के अंदर होती है, फॉर्म 26AS। ठीक है, तो ये कुछ अदर फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन अ कॉन्टेस्ट अमित विंस 50,000 कैश एंड अ मोटरसाइकिल वर्थ 50,000। देखो अमित ने कॉन्टेस्ट में जो है 50,000 रुपए कैश जीता और मोटरसाइकिल जीती है 50,000 रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स विल बी, तो कुल मिला के इसने जो प्राइस जीता है 1 लाख का जीता है ना। अब आपको पता है कि जब टीडीएस कटता है विनिंग लॉटरीज या फिर कोई भी गिफ्ट्स पे, या मतलब कोई भी विनिंग्स कर रहे हैं आप, कोई भी जीता है आपने गेम वगैरह खेल कर, है ना, तो 194B के तहत अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो 30% आपको टैक्स पे करना होता है एज अ टीडीएस। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में अमित ने 50,000 कैश जीता है और 50,000 की मोटर बाइक, यानी कि 1 लाख रुपए हो गए, और 1 लाख का 30% विच इज सिंपली 30,000। ठीक है, क्वेश्चन 13, हु इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स अंडर 80CCC। सो चैप्टर 6A की डिडक्शन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन की गई है ये चीजें। तो यहाँ पर जो है 80CCC के अंदर जो है आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख।
और ये जो डिडक्शन है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही क्लेम कर सकता है ना। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन एलिजिबल है इस डिडक्शन के लिए, तो इंडिविजुअल यहाँ पर इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये रिसेंट के जो क्वेश्चन है, अभी फाइनेंस बिल आया है 2023 बजट आप सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए रिबेट जो अंडर सेक्शन 87A अलाउ किया जाता था, अब जो है एज पर फाइनेंशियल बिल 2023 कितना है और कितनी इनकम है, तब जाकर आपका रिबेट इतना लगेगा। तो प्रीवियसली आपको याद होगा पहले ऐसा था कि जब आप 5 लाख तक कमा रहे हैं तो आप जो है 12,500 तक का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब रिसेंट जो बिल आया है वहां पर नई जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है कि अगर फाइनेंशियल बिल 2023 के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपके पास जो रिबेट है वो कितना है, ये बढ़ा दिया गया है, इट इज 25,000। और आपका जो टोटल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 7 लाख। तो 25,000 एंड 7 लाख, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट of income tax under the new regime is not applicable as per the finance bill 2023। सभी ने पढ़ा है ये ओल्ड रेजिम में एंड न्यू रेजिम में। तो भाई ओल्ड रेजिम में क्या होता था, अप टू 2.5 लाख टू 2.5 लाख जो है वो निल, अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक कितना था, 5%। ऐसे ही 2.5 के नेक्स्ट गैप में कितना था, 20% एंड देन 30%। लेकिन न्यू रेजिमे में क्या है, न्यू रेजिमे में अप टू 3 लाख तक नो टैक्स है। देन 3 लाख 1 रुपीज से 6 लाख तक 5% है। ऐसे ही 3 का गैप करके 5, 10, 15, 20, 30 कुछ इस तरीके से जो नया ऐड हुआ है दैट इज 15। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर द न्यू रेजिमे इज नॉट एप्लीकेबल एज पर द फाइनेंस बिल 2023। तो 15 भी है भाई, 20 भी है, 30 भी है, लेकिन 25% नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बहुत नए जो चीजें आई हैं उसके बारे में पढ़कर जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछने चाहिए बट स्टिल कुछ भरोसा नहीं है, इतना वेट करवा रहे हैं तो क्या पता कुछ और नए क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप ये सारी चीजें भी अच्छे से पढ़कर जा रहे हैं। तो ये था आज आपका पहला सेशन जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आएंगी जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ऑडिटिंग के लिए पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। मैंने अकाउंटिंग के टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, इनकम टैक्स भी करवाया हुआ है। ये सारे के सारे टॉपिक्स की मैंने आपको एमसीक्यूज भी कराए हैं और डिटेल्ड में भी कराया है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, कुछ पीवाईक्यूज पेंडिंग है वो भी मैं करवा दूंगी, बट मेक श्योर आपकी जो ये वीडियोस अपलोडेड हैं आप इन्हें अच्छे से देख लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep studying and keep revising. Bye bye students. Take care of yourselves. Bye bye.